नमस्कार, मैं हूँ दिव्या पांडे फ्रॉम VSR जबलपुर प्रमोशन चैनल और मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे इंटरव्यू द मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट RS शर्मा जी का, जो कि अपना बहुमूल्य समय उन्होंने हमें प्रदान किया है। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी हार्ट डिसीज़ होती है, व्हाट इज़ हार्ट डिसीज़? हमें सबसे पहले कैसे पता चलता है कि हार्ट अटैक आने का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जानकारी से काफ़ी बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। यदि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो सबसे पहले उसको एक यहाँ भी सेंटर ऑफ द चेस्ट में ऐसा दबाव लगता है। पेन भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये दबाव के साथ साथ मरीज़ को घबराहट होती है और पसीना आता है, और ये दबाव और दर्द बाएं हाथ की तरफ भी फैल सकता है, यहाँ इस तरफ अंदरूनी लाइन पे फैल सकता है। इसके अलावा गर्दन में जा सकता है, दांत की तरफ जा सकता है, पीठ की तरफ भी जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उस तुरंत उसको दर्द चालू हो गया, पसीना चालू हो गया, घबराहट चालू हो गई, सांस में दिक्कत होने लगी और ये सब चीज़ें होने लगी, तो हम मान के चलें कि हार्ट अटैक की संभावना है। तो सर, हम ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे फर्स्ट स्टेज जो कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज है, और जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, करेक्ट, हमें मालूम नहीं है कि ये फर्स्ट स्टेज है। आपने अभी बताया कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेज का हमें पता चल सकता है। तो इसके क्या है कि हम उस पेशेंट को उस समय इतना प्रोटेक्ट कर पाएँ कि हम हॉस्पिटल तक ले जाने तक उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ? बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, ये जानकारी मिल गई हमको, तो सबसे पहले एक टेबलेट होती है जिसको बोलते हैं सॉर्बिट्रेट। ये आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट होती है 5 मिलीग्राम की। उस सब व्यक्तियों को अपने जेब में रखना चाहिए। जैसे वैलेट में अपन आई कार्ड रखते हैं, ATM कार्ड रखते हैं, तो उस टेबलेट को भी रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत इट कैन बी लाइफ सेविंग। यदि वो आपके पास है, समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। तो वो यदि अपने पास है तो अपन उसको जबान कीजिए रखने के लिए उस पेशेंट को देना चाहिए। जबान कीजिए रखें, तो उससे क्या होता है कि जो खून की नलिकाएं सक्रिय हो गई हैं, जब ब्लॉकेज होगा वो फैल जाती हैं और वहाँ पर खून की सप्लाई बढ़ जाती है हार्ट में, तो हमें अस्पताल पहुँचने का समय मिल जाता है। पर यदि व्यक्ति अटैक के साथ बेहोश हो जाता है, अटैक हुआ साथ बेहोश होकर गिर गया, उस समय जबान कीजिए रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जबान के नीचे रख के वो अंदर चली जाएगी पीछे। तो इस समय उसको जबान के नीचे ना रख के मरीज़ को देखें कि उसकी सांस चल रही कि नहीं। ऐसे अटैक हो गया, एकदम गिर गया, डेथ हो गई, कई लोगों को आपने देखा होगा। तो जैसे ही वो गिरे तुरंत उसका सिर को पीछे की तरफ करें और एक तरफ घुमा दें और हाथ यहाँ रखें सामने और देखें कि सांस चल रही कि नहीं चल रही। यदि सांस चल रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ पैर को ऊंचा करें। उससे कई बार ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाने से मरीज़ कॉन्शियस हो जाता है। पर मान लीजिए सांस नहीं चल रही है, तो यहाँ पे हाथ लगाएं इस जगह पर और पल्स फील करें। यदि पल्स फील नहीं हो रही, मतलब हार्ट बंद हो गया, उस समय एक मुक्का लें या छाती के निचले से भी जोर से मारें ऐसे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये मुक्का जीवनदायक सिद्ध हो सकता है। मुक्का जीवन ले भी सकता है और जीवन दे भी सकता है। कई बार मुक्का गलत जगह पे गलत समय मार दें तो डेथ भी हो सकती है, और वही मुक्का यदि सही समय पे सही डायरेक्शन से मारा जाए तो वो हार्ट चालू हो जाता है। एक तो ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं थंब वर्शन। दूसरा तरीका ये होता है कि एक हाथ ऐसे लेके मरीज़ ऐसे लेटा हुआ है, उसके सीने के निचले हिस्से पर यहाँ पर ऐसे रखें और ऐसे रख के ऐसे दबाना है, इसको पंप करना है, 1.5 इंच उसको नीचे दबाना है। और ऐसा करते करते ऐसे करते रहें, और बीच में यदि आपको सांस लेने की प्रक्रिया आती तो गहरी सांस लें, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दें। तो कोशिश ये करें कि 1 मिनट में कम से कम 72 बार इसको जोर जोर से पंप करें। तो ये काफ़ी एनर्जी लगती है इसमें, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक तकिया ले लें हवा का भरा हुआ, और उसको कोशिश करें कि ऐसे दबाने की, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर पाएंगे उसको। तो ऐसा लंबे समय तक करना पड़ सकता है। जब एम्बुलेंस के लिए तुरंत कॉल भेज दें, 108 पे लगा दें, एम्बुलेंस आ रही होगी, तब तक आप मसाज देते रहें। मसाज देने के दौरान कुछ देखें कि पेशेंट यदि कॉन्शियस हो गया है तो मसाज देना बंद कर दीजिए। पर ये ध्यान दें कि मरीज़ को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। यदि यहाँ पे पल्स है, सांस है, तो फिर मत दें। कभी कभी क्या होता है, अति उत्साह में लोग जोर जोर से उसको दबाने लगते हैं तो हड्डियाँ तोड़ देते हैं यहाँ की। तो करेक्ट, अति उत्साह से नहीं करना चाहिए। उसको देखें, आवश्यक है तो करें, और उसको भी इसी तरह से करें कि 1.5 इंच नीचे जाए वो, फिर वापस जाए। छाती बहुत सही और बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और ये शायद लोगों को इतना मालूम भी नहीं है। कई बार होता है ऐसा, हम लोगों ने देखा है ऐसा।
तो आपकी बताई हुई चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और मुझे लगता है कि होगा। हाँ, आपका सवाल भी बहुत सही था हाँ। कि किस तरह से उसको किया जाए। इसी तरीके से मैं आपसे एक और क्वेश्चन यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम किसी गांव में हैं, गांव के लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती है, तो क्या किया जाए कि हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए, और क्या किया जाए कि गांव में भी आपकी बताई हुई ये टिप्स, ये फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करा जाए? मतलब देखिए, सबसे पहले तो बचाव बहुत सही है। बचाव इलाज से बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल इसमें हमको इसमें हाँ, हार्ट अटैक एक प्रकार की जीवन शैली की बीमारी है। विकृत जीवन शैली जिनको हो जाती है उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विकृत जीवन शैली से हमारा मतलब है कि उनकी डाइट हाई फैट डाइट हो, और उसके अलावा ऑयल बहुत ज़्यादा लेते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, साथ में ऑयल के अलावा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोग के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिज़िकल इनएक्टिविटी भी एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। तीसरा है बहुत कॉमन है स्ट्रेस। आज तो जीवन में सभी को स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस यदि शुरू से ही यंग एज से ही चालू हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हृदय गति बढ़ने लगती है, रक्त की नलिकाएँ मोटी होने लगती हैं, धमनियाँ, और उसके अंदर कई चीज़ों का डिपोजिशन होने लगता है। तो स्ट्रेस सिचुएशन से भी हम कोशिश करें कि बचें। अब आप स्ट्रेस से बचना कहना तो सरल है, पर वास्तव में स्ट्रेस से बचना इतना सरल नहीं है। स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पर हम लोग ये सलाह हमेशा देते हैं कि स्ट्रेस हो अनुपात में, आपकी फिजिकल जो सर्कमस्टेंस है उसके अनुपात में हो स्ट्रेस, तब तो वो स्ट्रेस अच्छा माना जाता है। परीक्षा में जा रहे हैं तो स्ट्रेस होना ही चाहिए। जब बहुत रिलैक्स होकर जाएंगे तो उतना अच्छा एग्जाम परफॉर्म नहीं करेंगे, पर डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होना चाहिए, डिस्ट्रेस नहीं होती। डिस्ट्रेस मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यदि बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझने लगते हैं, तो उससे फिर हार्ट पे ख़राब असर पड़ता है। तो तीसरा मैंने बताया आपको स्ट्रेस। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा थायराइड है, तो उनको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए इस हार्ट अटैक से। उनकी इन बीमारियों को कंट्रोल रखना चाहिए, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल रखते हैं, प्लस रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ रिसर्च वर्क किया है योग के संबंधित, जिसमें पाया है कि जो लोग रेगुलर प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, रक्तचाप की भी कम हो जाती है, हार्ट अटैक की भी कम हो जाती है। ओम का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा असर देखा गया है। ओम का उच्चारण जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और हमने देखा है कि गायत्री मंत्र का भी हमने उपयोग किया काफ़ी लोगों में ओम के साथ, उसमें भी हमने देखा है कि ये सब बीमारियां कम हो जाती हैं। तो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो, जैसे आ रहा है, अब हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक सडन आ गया है, तो उस वक्त अगर वो हाइपरटेंशन हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक हार्ट पेशेंट अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसके लिए हमें क्या? एक तो मैंने आपको जो बताया टैबलेट दी, जमानगी रखा, उससे ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। जो जमानगी से रखने वाली सॉर्बिट्रेट नाम की दवा बताइए, तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है। इसके अलावा उस समय उसको एक्साइटमेंट ज़्यादा ना हो, उसके लिए एक ट्रैंक्विलाइज़र दे सकते हैं, एल्प्राजोलाम, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। बाकी कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं, जो अस्पताल में दे सकते हैं। पर ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं, सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं और एल्प्राजोलाम नाम की टैबलेट दे सकते हैं, उससे रक्तचाप भी कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एश्योरेंस। कोशिश करें कि जिस समय उसको अटैक हो रहा है उसको ज़्यादा डराएं नहीं कि तुम्हें अटैक हो रहा है, उसको बोलें कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम आपको दवा दे रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है। उससे भी कई लोगों को हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है सर। तो मैं और जो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल के समय में और काफ़ी पुराने समय से भी मैंने देखा है कि बच्चों में भी दिल की बीमारी पाई जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है सर? वो तो बच्चे हैं और बच्चों में दिल की बीमारी, और किसी के दिल में छेद होता है, किसी के दिल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? बिल्कुल, ये क्या है, ये अपने जो सवाल है, ये जो हार्ट अटैक वाला सवाल है, ये एडल्ट में होता है ज़्यादातर। और बच्चों में जो होता है, जो आपने खुद ही बताया कि छेद की बीमारी होती है, जेनेटिक होती है। जब बच्चा पेट में रहता है तो पेट में जब हृदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा पेट में रहता है तो 3 माह की उम्र में ही हार्ट बन जाता है। जब बच्चा 3 माह का गर्भावस्था रहती है तभी पूरा हार्ट बन जाता है। तो पहले 3 महीने में यदि उसमें कोई एक्सरे एक्सपोजर हो गया हो या कोई ऐसी दवाएं खा ली हो जो कि हार्ट पर असर डाल सकती हैं, तो उसका पूरा पर्दा ठीक से नहीं बनता है हार्ट का, उससे छेद बना रह जाता है। इसके अलावा कई इन्फेक्शंस रहते हैं, जो रूबेला इन्फेक्शंस हैं, कुछ वायरस इन्फेक्शंस यदि गर्भवती महिला को पहले 3 महीने में हो जाते हैं
तो उसकी हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा जैसे थोड़ा और एज हो जाती है, 8 साल 10 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसमें गले का इन्फेक्शन, कई लोगों को बार बार टॉन्सिल से इन्फेक्शन होते हैं, और टॉन्सिल का इन्फेक्शन ये तो ठीक हो जाता है और उसका इन्फेक्शन हार्ट के वॉल में चला जाता है, तो वॉल ख़राब होने लगते हैं। उसको हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। पहली वाली बीमारी जो थी बच्चों में जो पैदाइशी रहती है उसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। कंजेनाइटल मतलब एट बर्थ। और ये दूसरी मैंने जो बताई जो वॉल ख़राब होता है गले के थ्रू, उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उसमें वॉल ख़राब होने से हार्ट की मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं और सांस फूलने लगती है, फिर आप वॉल का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आपने ये मतलब मैंने तो देखा है और लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि जो दिल की बीमारियों का इलाज होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सर ये आप भी जानते हैं जी कि कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से फिर पैसे दान करवाते हैं, लेते हैं, उसके बाद जाके उनका होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके वजह से हार्ट की सर्जरी ना की जाए, कुछ नेचुरल तरीके से उसे ठीक करने की बच्चे के साथ सर्जरी? बिल्कुल। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि नेचुरल फॉर्म में इलाज हो सकता है। जैसे मैंने बताया रूमेटिक हार्ट डिजीज़, प्रारंभिक अवस्था में यदि हम उसको डायग्नोज कर लें, कुछ नेचुरल बाय, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में यदि हम डायग्नोज कर लेते हैं इसको, तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं हम दे सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने की डाइट भी होती हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, इसके अलावा हरी सब्जियों का सूप, अंकुरित चीज़ें यदि रेगुलर रूप से दी जाएँ तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हम टैबलेट की मान के चलें तो जिंक होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, ये रेगुलर यदि दिया जाए तो उसमें भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना प्लस जो योगा की मैंने बताया आपको, प्राणायाम यदि रेगुलर करते हैं, इट्स अ नेचुरल, बिल्कुल प्राणायाम रेगुलर करते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो उसमें कुछ कंडीशन में मतलब 90% है या 50% है सर कि बचने के चांसेस रहते हैं? डिपेंड अपॉन द किस स्टेज में आपके पास पहुंचा है। यदि प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा तो 100% लोग बच जाते हैं। यदि ऑलरेडी एडवांस हो चुकी बीमारी, वॉल्व ख़राब हो चुका है, या तो लीक करने लगा है, या सकरा हो गया है, या हार्ट की मांसपेशियाँ वीक हो गई हैं, तो उस स्थिति में फिर कई बार 50% या 60% लोगों की भी डेथ हो सकती है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अब कि जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है और हम सब इस समय से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन हम सब संघर्ष भी कर रहे हैं, और इससे काफ़ी जल्दी जीत भी मिल जाएगी, उम्मीद है लोगों को, यूथ को उम्मीद है, और हम सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो ये ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोविड के समय में जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो क्या उनमें हार्ट अटैक की सिचुएशन पाई जा सकती है? जी हाँ, प्रेग्नेंट में भी हो सकती है हार्ट अटैक, बिल्कुल हो सकती है। कई केसेस हमने देखे हैं प्रेगनेंसी के, पर कम होती है। ये बात तो डेफिनेट है कि मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स में कम होते हैं हार्ट अटैक। और 60% मेल हैं अगर, तो फीमेल बहुत कम होते हैं। हार्डली 10-20% लोगों को फीमेल्स को होता है, और ज़्यादा उन फीमेल्स को होता है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, उनको 40+ हो गए हैं, हार्मोन्स बंद हो गए हैं, तो प्रोटेक्टिव रोल जो होता है फीमेल हार्मोन्स का हार्ट अटैक के अगेंस्ट में, वो ख़त्म हो जाता है 40+ के बाद। जब मेनोपॉज हो जाता है तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं बॉडी में जो प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो इस कारण से फिर हार्ट अटैक उनको हो सकता है। तो सर हमें किस उम्र से, मतलब हमारी किस उम्र से हमें हार्ट अटैक के लिए प्रिकॉशंस लेने चालू कर देने चाहिए? क्योंकि आज सबको जानने का भी ये है कि सब ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि किस उम्र से हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चालू कर दें फॉर हार्ट अटैक। देखिए पहले ज़माने में तो 50 से कम किसी को हार्ट अटैक होता ही नहीं था। अब आज के ज़माने में हमने देखा इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट जो 25-30 साल के भी रहते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज के रोल में हम कहना चाहते हैं कि जो बचपन से ही आदतें सही डालना चाहिए पेरेंट्स को, खास करके जिनके फैमिली में हार्ट अटैक की है इंसिडेंस, तो बचपन से ही उनको अच्छी हैबिट डालना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चे लोग शुरू से ही जंक फूड लेते रहते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज भी नहीं करते, साइकिल तक नहीं चलाते, शुरू से ही स्कूटर पे जाते हैं, कार पे जाते हैं, एक्सरसाइज कम से कम करते हैं, ज़्यादातर गेम्स खेलते ज़रूर पर मोबाइल पर, ग्राउंड पे नहीं। तो ये सब चीज़ें हार्ट की कैपेसिटी को कम करती जाती हैं, ओबेसिटी को बढ़ाती जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती जाती हैं, और हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाती हैं। तो यदि हम अपनी जीवन शैली, अपने पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी जीवन शैली शुरू से ही सही रखें, खुद भी एक रोल मॉडल बने उनके लिए, और खुद भी एक्सरसाइज करें तभी बच्चे करेंगे। तो यदि ये सब चीज़ें शुरू से ही होंगी, डाइट, एक्सरसाइज, योगा प्रारंभिक अवस्था से, तो
हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता मतलब आपने बहुत सही कही कि अभी इस समय पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग से बच्चे प्रभावित होंगे और आप लोग हार्ट अटैक की बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी सेफ रख सकते हैं। है। बिल्कुल। और सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी कोविड के समय में अगर आप कुछ बोलना चाहें कि कोविड में आपने कितने केसेस हार्ट अटैक के और प्लस कोविड पेशेंट में देखे हैं? बिल्कुल। कोविड देखिए, पेशेंट में हाँ भी- बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कोविड केवल लंग्स की प्रॉब्लम है। यस बिल्कुल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो तो होता ही है। हम्म, पर काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जो वायरस है हार्ट की मांसपेशियों में भी चला जाता है, खून की नलिकाओं की लाइनिंग में भी सूजन पैदा कर जाता है, खून की नली में क्लॉट बना देता है। तो जैसे कई लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं, सडनली डेथ हो जाती है उनकी, आज बोले सब कल डिस्चार्ज होने वाले हैं और सडनली डेथ हो गई। उसका कारण ही रहता है कि उनकी हार्ट की मांसपेशियाँ सडनली वीक होने से रुक जाती हैं चलना, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसी तरह से खून की नलिकाओं के अंदर क्लॉट जमा होने से सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं कोविड के समय में कि यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक इस कारणों से ज़्यादा होता है, जिसमें कि वायरस इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सूजन पैदा करता है और हार्ट अटैक को बढ़ाता है। इसको देखने के लिए हमको ज़रूरी है कि जो हार्ट अटैक जो कोविड के मरीज़ हैं उनको कुछ खास किस्म के टेस्ट होते हैं जो कि पता लगाते हैं कि इनकी हार्ट में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिसमें एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट की पंपिंग को देखता है, वॉल्व को देखता है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी डायमर, जिसमें देखते हैं कि हार्ट में क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, अब कहीं भी क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। इसी तरह से एक CRP नाम की जांच होती है, CRP, उसमें पता चलता है C रिएक्टिव प्रोटीन, उससे पता चलता है सूजन तो नहीं है मांसपेशियों में। ये चीज़ें अपन को पता चल जाती हैं रेगुलर, तो बढ़ रही हैं ये चीज़ें, तो अपन को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनको हार्ट अटैक या क्लॉटिंग की संभावना बढ़ रही है, तो फिर हम लोग उसके खास किस्म की दवाएँ होती हैं, सही समय पर देने से वो बच सकती हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही बताया लोगों को। और जैसे कि सर अभी आप जानते हैं कि कोविड का फर्स्ट स्टेज आ चुका है, सेकंड स्टेज आ चुका है और अभी ये भी लोग बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेज आने में ज़्यादा समय नहीं है और कोविड अपडेट होके आ रहा है। तो सर इसका क्या मतलब है कि कोविड अपडेट होके आने वाला है? अपडेट का मतलब ये होता है कि जो वायरस शुरू में आया था, फर्स्ट वेव कहते हैं जिसको, और वो अब किस बॉडी पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मैं ये भी जानना हाँ बिल्कुल सही है। पहले जो आया था फर्स्ट वेव आई थी, फिर सेकंड वेव आई, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वायरस का, वो चेंज होता रहता है। जब एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, तो धीरे धीरे उसके वायरस के जो प्रोटीन्स हैं वो चेंज होने लगते हैं, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने लगता है। तो उसकी जो पहचान होती है, बॉडी क्या करती है, जब भी हम किसी चीज़ से इन्फेक्ट होते हैं, जैसे आज मेरे को कोरोना हुआ, 3 महीने बाद फिर से कोरोना वायरस मेरे अंदर जब जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं एंटीबॉडी बनाने वाले, वो पता कर लेते हैं कि ये तो ऑलरेडी आ चुका हमारे अंदर, तो वो तुरंत उसके अंदर एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट कर देते हैं। वही चीज़ वैक्सीन करती है, वैक्सीन भी हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाती है और जैसे ही हम वो वायरस अंदर जाता है और वो वायरस को नष्ट कर देता है। पर यदि वो वायरस अपना पहचान बदल ले, उसका अपना पहनावा बदल ले, दूसरी तरह से कैमोफ्लेज हो जाए, तो वो प्रोटीन्स जो हैं पूरे दूसरे किस्म के हो जाते हैं, अपडेट वर्जन हो गया, तो वो उसको नहीं पकड़ पाते, थोड़ा सा अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो वो वायरस स्वच्छंद रूप से अपना कार्य करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। पर एक चीज़ अच्छी है कि जैसे 100 प्रोटीन्स हैं, उसमें से 2-3 प्रोटीन ही म्यूटेशन कहते हैं, उसको बदलना होता है, बाकी प्रोटीन वही रहते हैं। तो इसलिए देखा गया है कि काफ़ी हद तक एंटीबॉडी बनेंगी उस वायरस के अगेंस्ट में, तो वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं हो पाएगा। यदि आपको ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई है, थोड़ा कम डेंजरस होगा और बहुत गंभीर स्थिति जैसे निमोनिया होना या डेथ होना कम हो जाता है। तो अभी आशंका ये लगाई जा रही है कि अभी कैसे केसेस होंगे, क्या होगा, और मेरे अनुसार और लोगों ने भी ये सोचा कि अभी जैसे लंग्स अफेक्टेड हुई है, तो क्या इस बार हृदय का कुछ रोल होगा? क्या हृदय में कुछ कोविड अफेक्ट कर सकता है? हृदय में कोविड अफेक्ट बिल्कुल कर सकता है, जैसा मैंने बताया, मांसपेशियाँ ख़राब कर सकता है, क्लॉट बना सकता है। इसके अलावा बच्चों में ज़्यादा चांसेस है, इस बार थर्ड वेव के बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो वायरस के जो म्यूटेशन है, जैसे कई म्यूटेशन हो गए, कैपा म्यूटेशन, डेल्टा म्यूटेशन और भी कई म्यूटेशन है, तो वो हार्ट की मांसपेशियों को भी ख़राब कर सकते हैं, पैनक्रियास को, ब्रेन को और नर्व्स को।
और ब्लड वेसल्स को भी ख़राब कर सकते हैं। सर तो ये जो अपनी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, आपने उसके बारे में बताया। तो क्या हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हैं कहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से हम किसी को बता सकें, बिकॉज हम डॉक्टर नहीं हैं, हम सिर्फ लोगों को समझा सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप कोविड में सेमिनार नहीं वेबिनार कर रहे हैं, तो लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप बेस्ट डॉक्टर हैं यहाँ के और बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो बस मुझे आप ये बता दीजिए कि और लोगों को ऐसा क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए कि जैसे बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, सडन चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है और वो पेन सामने से लेके बैक तक होता है, ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा होता है बट उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, उसका क्या है? उसमें फिर सीधे यदि दवाओं से आराम नहीं मिलता है तो फिर अगला स्टेप हम लोग करते हैं एंजियोग्राफी करके देखते हैं। एंजियोग्राफी में वायर डालते हैं वेन्स के आर्टरीज़ के अंदर, वो हार्ट तक पहुंचती हैं, वहाँ एक डाई इंजेक्ट करते हैं हार्ट की जो धमनियों में, और वही डाई हमको दिख जाती है एंजियोग्राफी में कि कहाँ कहाँ रुकावट है। इसी पर्टिकुलर चीज़ जगह पर रुकावट है तो फिर वहाँ एक वायर डालते हैं, वायर उसको क्रॉस करते हैं, वायर के ऊपर पर कैथेटर डालते हैं, इसमें बैलून लगा रहता है, बैलून शुरू में पिच का रहता है, जैसे ही वो क्रॉस करता है बैलून को हम हाई प्रेशर से बाहर से उसको फैलाते हैं, तो जब फैल जाता है तो रुकावट दूर हो जाती है। और फिर ये फिर से ना पिचक जाए तो इसलिए एक प्लास्टिक का छल्ला लगा देते हैं जिसको स्टैंड कहते हैं। तो यदि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब दवाओं से असर नहीं हो रहा है तो एंजियोप्लास्टी करके बचा जा सकता है। यदि मान लीजिए बहुत सी आर्टरी ब्लॉक हैं तो शरीर के दूसरे अंग से खून की नली निकाल के हम लगा दी जाती है, इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो ये और विधियाँ हैं जिससे कि हम जीवन बचा सकते हैं। और सर जैसे यूथ की अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यूथ में डिप्रेशन और काफ़ी टेंशन, एंग्जाइटी सब देखा जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक की, अभी आपने बताया मुझे कुछ देर पहले कि हार्ट अटैक की ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ हार्ट अटैक प्रॉपर है या फिर होने वाला है, जैसे आपने बताया। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी स्ट्रेस का माहौल है, तो उसमें क्या ऐसा किया जाए कि पॉजिटिविटी का माहौल कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे हार्ट अटैक की डिसीज़ को बचाया जा सकता है? देखिए पॉजिटिविटी के लिए अपने दो तरीके हैं। यदि अपन को इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो उसकी हमारे पास दवाएँ हैं, जिसको हम लोग एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं लेने से हम लोगों ने देखा है कि हार्ट अटैक की जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक ट्रायल हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सैड हार्ट ट्रायल। तो सैड हार्ट ट्रायल में ICU में देखे गए कुछ मरीज जो डिप्रेस थे और दूसरे मरीज जो डिप्रेस नहीं थे। तो जो डिप्रेस मरीज थे उनमें हार्ट अटैक के बाद मृत्यु दर बढ़ी हुई मिली। जिन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ दी गई, डिप्रेशन कम हो गया, उनकी मृत्यु दर कम हो गई। तो ये बड़ी अच्छी ट्रायल थी जिससे पता चला कि साइकोलॉजी का भी असर हार्ट अटैक और मृत्यु दर पर पड़ता है। इसके पहले की स्टेज में यदि हम जाएं जब हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन और प्राणायाम रेगुलर करते हैं जो लोग, और विशेष प्रकार के योग आसन करते हैं, उनको भी डिप्रेशन की कम हो जाती है। और तीसरा तो होता है काउंसलिंग, जिसमें कि उनको बताया जाता है कि हमें हर चीज़ को ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन होना चाहिए स्ट्रेस के लिए। कोई भी सर्कमस्टेंसेस के लिए हमें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए रादर देन ओवर रिस्पॉन्स। हाइपर कहते हैं जैसे कई लोग, हाइपर हो जाते हैं, ज़रा सी चीज़ में हाइपर हो जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं बिल्कुल कूल रहते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने बॉडी को, माइंड को एडजस्ट करते हैं तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो होती है, माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी माइंड को रिफ्लेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो यदि हम माइंड को कंट्रोल कर सकें, बॉडी अपने आप कंट्रोल होगी। बॉडी कंट्रोल करने के लिए अपन दवाएं भी ले सकते हैं और ये योगासन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों मिल के मुझे लगता है कि हम मरीज़ को लाभ पहुंचा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, आप जानते हैं कि जो ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया बट उसके बाद भी उतना ज़्यादा उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता। तो उसका क्या मतलब है कि उन्हें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता? इसका रीज़न ये होता है या तो डिजीज़ बहुत बड़ी हुई ऑलरेडी है, 99% आर्टरी ऑलरेडी ब्लॉक है, कई आर्टरी ब्लॉक हैं। इसके अलावा उनको बहुत सी बीमारियां ऑलरेडी हैं। चौथा, इनको कोई किस्म का उन लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, डाइट वगैरह प्रॉपर्ली नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, कोई किस्म की रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। रोल किस चीज़ का होता है? डाइट का? डाइट, एक्सरसाइज और दवा, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि हम केवल योगा करते रहेंगे, दवा नहीं खाएंगे तो भी नुकसानदायक है। दवा अच्छे से खाएंगे पर डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें मिल के काम करने से ही हमें पूरी सफलता मिलेगी। तो जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कि हमें डाइट, एक्सरसाइज
पे पूरा ध्यान देना है और हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए। सर अभी आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, मैं जो एक चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी थी पहले कि आम जनता क्या कर सकती है इसके लिए। बिल्कुल, आम जनता क्या कर सकती है तुम, और कैसे ट्रेनिंग हो सकती है इसकी। जैसे मैंने बताया कि छाती की मसाज की ट्रेनिंग होती है, इसे बोलने से नहीं होगा कि हमने बोला मसाज कर दीजिए, तो उसकी CPR ट्रेनिंग कहलाती है। तो मैं आपको एक बुक भी दूंगा जाने के पहले, जिसका नाम है हृदय मित्र। उसमें मैंने ही एडिट किया है उसको। उसमें हमने पूरा दिखाया है कि किस तरह से मरीज़ को लेटाना चाहिए, कैसे कंप्रेशन देना चाहिए और क्या क्या उसमें सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा और भी जो विधियाँ होती हैं हार्ट अटैक के मरीज़ को बचाने के लिए, वो उसमें मिल जाएंगे आपको। तो वो ट्रेनिंग जो है हम लोग रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज में करते हैं प्रोवाइड, दूसरा हमारे यहाँ कुछ हम लोग ने डॉक्टर्स हैं जो कि हम लोग के सहयोगी डॉक्टर्स हैं IMS से संबंधित, तो हम लोग भी ये ट्रेनिंग देते हैं। जिन लोगों को ये ट्रेनिंग निःशुल्क लेना है वो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद एक चीज़ और बताएं हमको, उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है यदि वो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करें कि हाँ ऐसा उन्होंने सही सीखा, तो उसको हम लोग CPR सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि कभी रास्ते में चलते चलते किसी को हार्ट अटैक हो जाए ट्रेन में, प्लेन में, तो बता सके मैं ट्रेन सर्टिफाइड वो हूँ, ट्रेनर हूँ और मैं उसके लिए ट्रेनिंग लिया हूँ, ताकि लोग उसको अलाउ कर सकें उसको करना। नहीं तो लोग अलाउ नहीं करेंगे, भाई तुम कौन हो, डॉक्टर थोड़ी ना हो। तो उसके लिए मतलब कहना है कि जीवन बचाने के लिए डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है, बिना डॉक्टर हुए भी आप अनेक बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि वो ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनकी ट्रेनिंग्स मैं भी ज्वाइन करूँगी सर, और मैं भी आपकी बुक ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और सर का नंबर, बुक हम सब लिंक में ज़रूर डाल देंगे, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। सर और कुछ मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो है, अभी जैसे ये समय चल रहा है, लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक उस वजह से होता है, जैसे अभी आपने बताया जंक फूड वगैरह, तो वो लिमिटेड कितना होता है कि हार्ट में वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? 100% में से 70%? काफ़ी लोगों को होता है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण है ये, डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि डाइट अच्छी है तो हार्ट अटैक की संख्या कम हो जाती है। जो लोग रेगुलरली जंक फूड ले रहे हैं उसमें हमने देखा है कि लगभग 90% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। उसके पहले दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, फिर अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होती है हार्ट अटैक को। एकदम हार्ट अटैक नहीं हो जाता कि आज हमने जंक फूड खाया कल हार्ट अटैक हो जाएगा। पहले धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी शरीर में, फिर धीरे धीरे अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होगा, फिर खून की नली सक्रिय होगी, फिर अल्टीमेटली वन डे ब्लॉक हो जाएगा। अब लोगों को इस हृदय का महत्वपूर्ण जो है इसका उपयोग मालूम भी नहीं है कि हृदय हमारा काम क्या करता है। हृदय हमारा एक प्रकार का पंप है। जैसे पंप पूरी जगह, जैसे पानी का पंप होता है पूरे घर में आपका सप्लाई करता है, तो यहाँ पे हार्ट की मांसपेशियाँ का अलग पंप होता है, वो खून को पूरी शरीर में सप्लाई करता है। ये धड़कता है, खून निकलता है जो ब्रेन में, शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, फिर वहाँ पे यूज़ होने के बाद वो दूसरी नली से वापस लौटता है, वेन से, फिर वापस हार्ट में जाता है, लंग से होता हुआ, लंग्स में प्योरीफाई होके फिर हार्ट पंप करता है, फिर वो ब्लड सर्कुलेट। तो एक प्रकार का वो पूरा सीरियल में काम चलता रहता है। इधर से निकल के शरीर में जाता है, शरीर से निकल के लंग्स में जाता है, लंग्स निकल के होके वापस जाता है। सर हमारे बॉडी पार्ट में हमारा हार्ट सबसे ज़्यादा अलग है, उसके कार्य बहुत अलग है। तो क्या जैसे हम अपने बॉडी पार्ट को रेस्ट देते हैं, क्या हम अपने हार्ट को भी रेस्ट दे सकते हैं? नहीं, हार्ट को रेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हार्ट बंद हुआ तो अपन गए। पर हार्ट अपने आप में ही अपने रेस्ट लेता रहता है। जब धड़कता है उसका थोड़ी, जब खुलता है वापस तो थोड़ी देर रुकता है अपने आप। तो जब खुलता है वो, तो वो रेस्ट हो जाता है उसका। जिस समय खुल रहा है हार्ट, फैल रहा है, उस समय ब्लड भर रहा है उसमें, उस समय वो फैलता जा रहा है, तो उसको वो रेस्ट के रूप में यूज़ कर सकता है। तो एक प्रकार का एक हार्ड वर्कर है अपना, हार्ड है वो, हार्ड वर्कर है वो, अपना हमेशा काम करता रहता है और काम के दौरान ही अपना रेस्ट का वो समय निकाल लेता है। तो जैसे कि आपने जाना कि आपको अपने दिल को रेस्ट नहीं करवाना है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अब आप तो समझ ही गए होंगे कि सर ने वेबिनार का भी बताया। सर आप वेबिनार का कुछ बताएंगे? मतलब वेबिनार तो यूजुअली डॉक्टर्स के लिए होता है सामान्यतः, तो वो क्या आम जनता के लिए भी है? बहुत कम होता है। ज़्यादातर वेबिनार कुछ लोग करते हैं, कुछ संस्थाएं करती हैं, NGOs करती हैं कुछ लोग, पर ज़्यादातर ये
जो हम लोग की कॉन्फ्रेंसेस वाली होती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी होती है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया, उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो डॉक्टर्स ही उससे लिंक होते हैं ज़्यादा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी इस समय कोविड के समय में आपको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट मिले हैं या नहीं? कितने % मिले हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट मिले हैं हम लोग को, काफ़ी संख्या मिले हैं। पर ज़्यादातर लंग्स की प्रॉब्लम थी, कुछ 10% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी मिली। सर लंग्स से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जैसे कि एक कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है, अगर उसे कोविड हो गया, कोविड के बाद वो रिकवर तो कर लेती है बट उनकी लंग्स इन्फेक्टेड रह जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे ठीक करने के लिए कोई उपाय? उसके लिए उपाय यह है कि इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं, ताकि दूसरे लंग का दूसरा हिस्सा खराब ना हो, और दूसरी कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होती हैं। गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, कोई मेडिसिन, और ओंठ को ऐसा करें ताकि रेजिस्टेंस के थ्रू बाहर, जैसे स्ट्रॉ रहता है, स्ट्रॉ से अपन बाहर निकालते हैं, इससे लंग्स आपके एक्सपेंड होंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज है। इसी तरह से एक रेस्पिरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको ब्लो करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बॉल्स रहती हैं, उसको ऊपर उठाना पड़ता है, एक खास लिमिट तक उठा के रखना है, उससे भी लंग एक्सपेंड होते हैं। इसके अलावा प्राणायाम तो बता ही दिए मैंने आपको, रेगुलर करने। तो ये इससे धीरे धीरे, और सब दवाएँ मैंने बताई जो आपको लंग्स को इन्फेक्शन को दूर करने की। जितनी जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल होगा उतना जल्दी लंग्स की कंडीशन में सुधार होगा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मुझे आज आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपने मेरे सारे प्रश्नों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके क्वेश्चन काफ़ी सामयिक थे और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। यदि इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बुक भी दूंगा मैं आपको भी। और मुझे लगता है कि, और जो ट्रेनिंग के बारे में जैसा आपने बताया, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आएँ ताकि एक चैनलाइज हो सके। वो सर ने जो एड्रेस बताया है कि वो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर आप लोग को चाहिए होगी लिंक तो मैं एड्रेस के साथ पूरी लिंक डाल दूँगी। और बाकी सर अभी, हाँ सर बोलिए। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहे। यदि अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन शैली सही रखें। दिल के धड़कनों की सामान्य रखने के लिए दिल के लक्षणों को पहले से ही पहचान लें हम कि दिल की बीमारी होने वाली है, और कोशिश करें कि खुद बीमार हों, और ना ही कोशिश करें कि दूसरे यदि कोई बीमार होता है तो उसको किस तरह से उसको लाभ पहुंचाया जाए, इसका ध्यान रखें। और किसी के जीवन यदि आप बचा सकें तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती ज़िंदगी में कि आप किसी का जीवन बचा लें। आप ऑन द स्पॉट उपलब्ध हैं। कोई आदमी हार्ट अटैक को गिर रहा है, आपने तुरंत उसको रिससिटेट किया, तो आई थिंक ना केवल उस व्यक्ति के परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आपने शायद एक बहुमूल्य जीवन बचाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट RS शर्मा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और मैं अब चाहती हूँ